40 आइटम्स थी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि एफए में कौन कौन सी आइटम्स थी। कैश, डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टमेंट इन, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स और अदर्स। ये हमने आपके साथ बात करी थी। मुझे ये बताना, कैश को हम किस पे क्लासिफाई करते थे? कैश को हम किस में क्लासिफाई करते थे? ये हमेशा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में आता था। डेरिवेटिव्स को किस में क्लासिफाई करते थे? डेरिवेटिव्स चलो भी बताया हुआ है, एक बार शायद भूल गए हो एफवीटीपीएल पर। इक्विटी के लिए मैंने आपसे कहा कि इक्विटी हमारे पास पेंडिंग पॉइंट है। इक्विटी हमारा पेंडिंग पॉइंट है। अदर्स के लिए हमने क्या कहा? हमने कहा अदर्स के लिए हमको अपने पास क्लासिफिकेशन का बेसिस अप्लाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन बेसिस लगाने के लिए हमने आपको कुछ बातें बताई थी। वो क्या बातें बताई थी? कि हमने कहा कि हमारे पास एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जो कब अप्लाई किया जाता है? जब हमारा BMT 1 प्लस CCFT पास हो जाता है। या हम अप्लाई करते हैं FVTOCI जब हमारे पास BMT 2 तथा CCFT पास हो जाता है। या हम अप्लाई करते हैं FVTPL जब हमारे पास अदर केसेस होते हैं। BMT 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? BMT 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने पास होल्ड करना है एसेट को टिल मैच्योरिटी। हमने उसमें से क्या लेने हैं? हमने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज रिसीव करने हैं। हम इनमें बेस्ट केस में या वर्स्ट केस में या स्ट्रेस केस में हम चाहें तो इनको सेल कर सकते हैं। सेल इज नॉट इशू। लेकिन पास्ट में की गई सेल जो कि इनफ्रीक्वेंट है, उसको हम ज्यादा बहाव नहीं देते। हम कहते हैं वो हमारे काम की बात नहीं है। CCFT का क्या मतलब है? CCFT का मतलब है कि हमारे पास यहां सोलली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही होना चाहिए। सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही होना चाहिए। इसका मतलब इसमें कोई और राइट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कन्वर्जन राइट, अभी अभी एक सवाल किया ना, उसमें कन्वर्जन थी, उसमें कोई कन्वर्जन राइट नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट 3 चीजों की वजह से होना चाहिए। 3 ही चीजों की वजह से इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना होना अगर कुछ और वजह से होगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको आप इन्फ्लेशन भी बोल सकते हो। ये कौन सी इन्फ्लेशन है? ये लिवर्ड है यानी डेट की है, या ये इन्फ्लेशन जो हमारे पास अनलिवर्ड है यानी कि मार्केट फोर्सेस की है? अनलिवर्ड। तो हम इसको जो लेते हैं ये अनलिवर्ड इन्फ्लेशन लेते हैं। और अगर मान लीजिए हम अपने पास इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट क्रेडिट रिस्क लेने की वजह से भी आता है, तथा हम थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन भी लेते हैं। भाई हमने प्रॉफिट भी तो कमाना है, रिस्क के पैसे ले लिए, इन्फ्लेशन के पैसे ले लिए, प्रॉफिट, ये सारा मिलकर क्या बन जाता है? इंटरेस्ट बन जाता है। अगर मान लीजिए हम अपने पास इन केसेस को बोलते हैं तो हम बोलते हैं CCFT पास हो गया। इनमें हमारे पास स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड कैश फ्लोज अराइज होने का ही राइट होता है। BMT 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव तो वही है, होल्ड टिल मैच्योरिटी, यानी कि जो पहले लिखा था वही वाला ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक और भी होता है, टू सेल। हम अपने पास उस एसेट को सेल भी कर सकते हैं, यानी कि हमको अगर भाव मिलता होगा तो हम उसको उठाकर सेल कर देंगे। ये सेल कौन सा है? ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस, स्ट्रेस केस वाला है। द आंसर इज नो। यानी कि हम वैसे ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे और बिना बेस्ट केस के भी हमें लगता है 5% मार्जिन मिल रहा है, चलो भैया बेचो और निकलो। लेकिन यहां तो बहुत ज्यादा चाहिए, यहां पर हम कहते हैं बेच डालो जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमारे पास कौन सा आ गया? ये हमारे पास अदर आ गए। अदर का मतलब हो गया जहां पर ये दोनों केसेस अप्लाई नहीं होते। हमारे पास जो
ये एसेट्स होते हैं जिनको मैं अदर बोल रहा हूं। क्लासिफिकेशन को रिकॉर्ड करने के बाद हम इनको मेजर कैसे करते हैं हम इनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मैंने कहा इसकी मेजरमेंट को ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। तो मेजरमेंट बताओ जी कैसे करते हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में हम अपने पास इनिशियल मेजरमेंट किस पर करते हैं, इनिशियल मेजरमेंट हम इसको मेजर करते हैं एट अमाउंट पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अमाउंट पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। दूसरा, इसी को फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। एक बच्चे ने कहा फेयर वैल्यू, इसी को फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है उमंग। लेकिन अगर मान लीजिए एफवीटी ओसीआई है तो हम तब कितने का रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट पेड प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये भी फेयर वैल्यू है। और अगर मान लीजिए हम एफवीटीपीएल पर रिकॉर्ड करें तो बताइए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पेड अमाउंट को ही फेयर वैल्यू बोलते हैं और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर देते हैं। ये मेजरमेंट चाहे शॉर्ट टर्म एसेट्स हो चाहे लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, दोनों केसेस के अंदर ऐसे ही होती है। अच्छा, अब मुझे बताओ सब्सीक्वेंट मेजरमेंट कैसे होती है। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम उसको बाद में कैसे मेजर करते हैं। तो मैंने कहा दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं, या तो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म होंगे तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में आप कुछ भी नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट्स। और अगर ये मान लीजिए शॉर्ट टर्म है और ये एफवीटी ओसीआई है तो मैंने कहा चेंज इन फेयर वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू, बताओ कहां जाएगी, चेंज इन फेयर वैल्यू कहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। शॉर्ट टर्म है एफवीटी ओसीआई, कहां ट्रांसफर कर देंगे, ओसीआई रिजर्व में। ये ओसीआई रिजर्व कैन बी रिसाइकिल्ड, इसको हम बाद में रिसाइकिल कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा अगर एफवीटीपीएल होगा तो हम अपने पास चेंज इन फेयर वैल्यू को कहां रिकॉर्ड करेंगे, चेंज इन फेयर वैल्यू को कहां रिकॉर्ड करेंगे, हमने कहा हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में हमने बाद में बताना है इसमें क्या बनाने को बोला जाता है, इसमें लॉस अलाउंस बनाने को बोला जाता है। अगर मान लीजिए हमको लगता है कि हमारा पैसा बट्टे खाते में डूब गया है तो सेटलमेंट के समय में क्या होता है, सेटलमेंट के समय में बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए होता है। लेकिन अगर कोई डिफरेंस आए तो यहां वो डिफरेंस कहां जाता है, पीएनएल में। यहां वो डिफरेंस कहां जाता है, ओसीआई रिजर्व में। यहां ये डिफरेंस कहां पर जाता है, इन पीएनएल अकाउंट में। ओसीआई रिजर्व अल्टीमेटली कहां जाएगा, वो रिसाइकिल हो जाएगा। और पीएनएल में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पीएनएल में ही चला जाएगा। प्रफुल्ल लॉस अलाउंस अभी हमारे पास यहीं पर आएगा, इसी स्टैंडर्ड में आएगा, एक दो क्लास तक पहुंच जाएंगे। लॉन्ग टर्म में भी सेम ही ट्रीटमेंट था, लॉन्ग टर्म में भी सेम ही ट्रीटमेंट था। तो लॉन्ग टर्म में हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में और एफवीटी ओसीआई में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम यहां पर अपने पास एडिशनली आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। याद आया कुछ, हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बना लेते हैं। यहां पर भी हम अपने पास आईआरआर को कैलकुलेट करते हैं और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं। मुझे बताइए हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में क्या और रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पास फाइनेंस इनकम, हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंस इनकम। क्या ओसीआई में भी रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंस इनकम, द आंसर इज यस, हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंस इनकम। हम इसका क्लोजिंग बैलेंस छोड़ देंगे और लॉस अलाउंस अगर बनाना होगा तो लॉस अलाउंस पक्का बनेगा, लेकिन इसके बैलेंस सीडी में कोई पॉइंट था, इसका बैलेंस सीडी शुड बी एट फेयर वैल्यू। इसका बैलेंस सीडी किस पर आएगा, फेयर वैल्यू। मुझे बताओ इसमें डिफरेंस अगर आएगा तो डिफरेंस कहां जाएगा, इसका डिफरेंस अगर आएगा तो डिफरेंस ओसीआई रिजर्व में चला जाएगा। ये ओसीआई रिजर्व लेटर ऑन रिसाइकिल हो सकता है। तो मुझे ये बताओ लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस क्या है, सिर्फ रेड पेन का है। इफ यू रिमेंबर,
मैंने जब नोट्स भी लिखवाए थे तो शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के नोट्स को मैंने कॉपी कर दिया था, बस इसमें यह चीज ऐड कर दी थी कि इनमें आईआरआर और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। सारी बातें जो यहां बोली थी वो यहां पर भी अप्लाई होंगी। अगर कोई एफवी टीपीएल पर है तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, हमें आईआरआर निकालने की आवश्यकता नहीं होती, हमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हम सिर्फ अपने पास देखते हैं सीडी कितना है, सीडी को रिकॉर्ड करते हैं एट फेयर वैल्यू, और अगर हमारे पास डिफरेंस आए तो डिफरेंस कहां जाता है, डिफरेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। जो ये फेयर वैल्यूज लेते हैं हम, जो ये फेयर वैल्यूज लेते हैं, ये विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, ये विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं। ऐसे ही जो यहां पर भी आपने क्लोजिंग फेयर वैल्यूज निकाली थी, जो फेयर वैल्यूज थी, ये विदाउट ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, यानी कि हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को नहीं लेते, ऐसा आपको इंड AS 113 बोलता है, लेकिन यहां मैंने सिर्फ क्लैरिफाई किया। अब आप कहेंगे शर्मा जी बचा क्या हुआ है, डू यू वांट टू नो क्या क्या बचा हुआ है? एक तो मैंने आपके साथ ये पेंडिंग पॉइंट है, ये डिस्कस करना है, एक तो ये डिस्कस करना है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, फिर ऑफ कोर्स डेरिवेटिव भी बचा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको इसमें जो ये अदर्स हैं, इनमें मैंने आपको कुछ स्पेशल सिचुएशंस बतानी है, कुछ स्पेशल केसेस बताने हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए मैं कहूं तो मेरे पास ये स्पेशल केस बचे हुए हैं और ये पेंडिंग पॉइंट बचा हुआ है और डेरिवेटिव बचा हुआ है, तो जाकर आपका एफए खत्म होता है। बंद कर दीजिए विशाल।